हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इससे पहले हमने एक प्रॉपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया था। 1 घंटे में हमने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया था, ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम इस समय क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी हो सकते हैं। तो 2 तो ऑलरेडी हो गए हैं, तो आज तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ और दूसरा क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर हमारे चाहिए तो ये आप हमसे ले सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज करके, ठीक है। हमारे ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हो। ये मैं जो आपको करवा रहा हूँ ये ओल्ड सिलेबस पे है, और आपका जो ऑन डिमांड का एग्ज़ाम है वो भी ऑन डिमांड का जो एग्ज़ाम है ना वो भी ओल्ड सिलेबस पे ही है, ठीक है, पुराने वाले सिलेबस पे ही है। जिसके अंदर हम देखते हैं कि 100 मार्क्स का पेपर आता है, पूरा 3 घंटे का समय होता है और सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है, ठीक है। फिर से वही वाला सीन है कि हम PDF से करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन के आंसर लिखना मुश्किल होता है और आप लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। बाकी आपका रिस्पांस धीरे धीरे बढ़ रहा है, अच्छी बात है। आप लोग एग्ज़ाम की तरफ सीरियसनेस में आ गए हैं, सीरियस हो रहे हैं, ठीक है। तो हम सेकंड क्वेश्चन से करेंगे और सेकंड क्वेश्चन से हम PDF फॉर्म में करेंगे शुरू, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, पहले तो ये सॉल्व क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, सोवियत संघ के टूटने के बाद किस देश को उसके उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता मिली। सबसे पहले तो आप जानिए सोवियत संघ है क्या। 1917 के अंदर जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ, यानी रूस की क्रांति जब 1917 में होती है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो रूस था ना वो एक देश नहीं बल्कि कई सारे गणराज्यों का एक देश बन जाता है, जिसके अंदर पोलैंड, बेलारूस, ठीक है, और कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो सोवियत संघ बना के एक पूरा बनाते हैं, ठीक है। पूरे विश्व के अंदर सिर्फ 2 ही उस समय गुट थे, एक था अमेरिका का गुट जिसे नाटो के नाम से जानते थे, और दूसरा वार्सा पैक्ट जो कि सोवियत संघ के नाम से जानते थे। और सोवियत संघ के साथ 15 गणराज्य थे, यानी कि 15 देशों से मिलकर एक पूरा प्रॉपर एक वो बना था, यूनियन बना था, ठीक है, यानी एक प्रॉपर ग्रुप बना था, ठीक है। समझ में आ गया। तो सोवियत संघ ये बना था 1945 के बाद, ठीक है। मगर 1945 के बाद बनने के बाद ना 1989 में ये टूट गया, ठीक है। और ये बोला कि 1989 में जब टूटता है ना तो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन सा देश बनता है ना, 15 गणराज्यों में से कौन सा ऐसा देश है जो उसका उत्तराधिकारी बनता है, यानी सक्सेसर बनता है, ठीक है। तो सोवियत संघ के टूटने के बाद उसका जो सक्सेशन बनता है वो बनता है हमारे सामने। पहली बात तो किसी को माना नहीं जाता, फिर भी है ना, पहली बात तो कोई भी एक देश ऐसा नहीं है जिससे हम बोलेंगे सोवियत संघ का सक्सेशन है, ठीक है। मगर फिर भी रसिया को माना जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन आता है तो रसिया ऑप्शन में हुआ तो आप रसिया ज़रूर करिएगा, और अगर नहीं आया तो इनमें से कोई नहीं डाल सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन लिख के जाइएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑन डिमांड वालों को 100% पेपर करना पड़ेगा, 100% सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब भी सी बात है, आप लोगों को हर चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, सीरियस रहना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला आता है कि तीसरा क्वेश्चन है, भारत को एक गणतंत्र क्यों कहा जाता है, ठीक है। भारत को एक गणतंत्र क्यों कहा जाता है तो उसके पीछे क्या है हमारे सामने, एक कारण बताना है, ठीक है। तो भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत एक गणतंत्र है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति है ना वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ना कि वंश या परिवार से, ठीक है। तो भारत गणतंत्र इसलिए है क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री दोनों क्या है, चुने जाते हैं, ठीक है। बिना चुने कोई काम नहीं होता, ठीक है। समझ में आ गया। तो मैंने कहा आप लोगों को कि भारत ही एक ऐसा गणतंत्र देश है जहाँ पे हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों का चुनाव होता है। वो अलग बात है कि राष्ट्रपति का चुनाव हम नहीं करते हो, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, मगर हाँ उसका भी एक चुनाव के द्वारा ही वो व्यक्ति भी समाज का एक हिस्सा बन जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति बन जाता है। अगला आता है फोर्थ क्वेश्चन, मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण क्यों है और एक कारण बताइए। तो देखिए मौलिक अधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को सुरक्षित रखते हैं, ये हमें सरकार के अत्याचार से बचाते हैं, ठीक है। ये बात याद रहेगी, ठीक है। मौलिक अधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को सुरक्षित रखते हैं और ये हमारे सरकार के अत्याचार से हमें बचाते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा 6 तरह के मौलिक अधिकार होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्राम सभा एक साल में कितनी बैठकें करती हैं, ठीक है। कि ग्राम सभा के बारे में हम लास्ट टाइम भी पढ़ चुके हैं, कल ही पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो ग्राम सभा एक साल में कितनी बैठकें करते हैं, तो ग्राम सभा को साल में कम से कम 4 बैठक करनी होती है, ठीक है। समझ में आ गया। एक सदनीय विधायिका का क्या अर्थ है, देखिए एक सदनीय विधायिका का अर्थ होता है कि उस राज्य में केवल एक विधायी निकाय है। उदाहरण के लिए कुछ छोटे राज्यों में केवल एक विधानसभा होती है, ठीक है। समझ में आ गया। एक सदनीय विधायिका मतलब एक सदन विधायिका, सिर्फ एक विधायिका की बात कर रहा हूँ,
ठीक है, अब यहाँ पे ना MCQs शुरू हो चुके हैं। ठीक है, MCQs के ऑप्शन नहीं दिए मैंने, इसलिए मैंने इसे वन लाइनर बना दिया। और वन लाइनर में है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था वर्ष, कौन से वर्ष में पहला विश्व युद्ध स्टार्ट होता है? तो 1914 में। कब हुआ था? 1914 में। निम्नलिखित वर्षों में से लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? तो जो निम्नलिखित की बात कर रहा है उसमें कोई सा भी साल दे देगा, आपको याद होना चाहिए 1919 के अंदर लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद। ठीक है, अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय व्यंजन है? ठीक है, यानी साउथ का कौन सा भारतीय व्यंजन है? तो बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे, समोसा, पता नहीं चटनी, पता नहीं क्या क्या था। तो इसमें सांभर डोसा जो है ना, वो एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय व्यंजन है। ठीक है, लोकप्रिय दक्षिण मतलब तो कि पॉपुलर साउथ डिश कौन सी है? तो साउथ डिश जो है हमारे सामने वो कौन सी है? पॉपुलर सांभर और डोसा। ठीक है, कौन से साल में प्लासी का युद्ध लड़ा गया? तो हम सबको पता 1757 में। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। क्लियर, समझ में आ गया? चलो, तो भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389। ये को बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है और हर कोई इसको याद नहीं रख सकता। तो भारत की संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से अधिकांश सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतीय विधानसभा और देसी रियासतों के द्वारा चुने हुए थे। ठीक है, भारत में पहली नगर पालिका कहाँ बनी? तो बम्बई में। कहाँ बनी? बम्बई में, जो कि आज के डेट में मुंबई है, और 1853 में स्थापित हुई थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हस्ताक्षर किए गए? शिमला समझौते पे तो 1972, क्योंकि 1971 में हमने भारत ने जो पाकिस्तान को हराया था, तो उसके बाद दोनों देशों के बीच में विवादों को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से शिमला समझौता हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में। ठीक है, समझ में आ गया। और क्वेश्चन नंबर 4 से ना 14 से अब यहाँ पे आपको सारे बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14, प्राचीन मिस्र सभ्यता की किन्हीं 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि आप सब जानते हैं कि जो मिस्र की सभ्यता है ना, बहुत पुरानी सभ्यताओं में से एक है। फॉर एग्जांपल आप मेसोपोटामिया ले लीजिए, मेसोपोटामिया भी सबसे पुरानी सभ्यता में से एक है। ठीक है, और इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता हो गई, उसमें भी बहुत, ये भी पुरानी सभ्यताओं में से एक है। तो मिस्र की सभ्यता भी मिस्र की सभ्यता के 4 प्रमुख विशेषता जब हम बताएंगे, तो पहले तो याद रखिएगा ये नदी के किनारे थी और नदी का नाम था नील नदी। ठीक है, कोई भी सभ्यता जब बड़ी होती है, मैंने कहा है कोई भी सभ्यता जब बनती है ना, तो उसके पीछे एक नदी का हाथ होता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी। ठीक है, और मेसोपोटामिया दजला और फरात नदी के किनारे बसी। ठीक है, चाइना की जो सभ्यता है वो यांगत्से नदी के किनारे बसी। ठीक है, और वैसे ही जो मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के किनारे बसी। ठीक है, और यहाँ की शासन व्यवस्था को फराहो राजा होते थे, फराहो राजा करके नाम था। ठीक है, तो फराहो राजा होते थे और धार्मिक एवं राजनीतिक दोनों शक्तियाँ उनके हाथ में केंद्रित थी। ठीक है, लिपि जो थी वो चित्रमयी लिपि का यूज़ करते थे। पिरामिड जो निर्माण था वो मृतकों के लिए विशाल पिरामिड बनाते थे। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कई सारी मूवीज़ भी बनी है, द मम्मी देख लीजिए। ठीक है, बहुत सारी मूवीज़ आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, तो वो सारी की सारी मूवीज़ जो है ना, वो रियल चीज़ों पे होती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से मूवी बना लेगा। जब हम हिस्ट्री के ऊपर मूवी बनाते हैं ना, तो पहले सब कुछ जान लेते हैं। वैसे ही प्राचीन जब मिस्र सभ्यता की बात करते हैं, तो उसमें 4 प्रमुख विशेषताओं में पहला नदी, किसी नदी के किनारे पर थी। दूसरा शासन व्यवस्था में फराहो राजा थे। और तीसरा चित्रलिपि थी। और चौथा जो है वो पिरामिड निर्माण था। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 कि लौह युग को मानव सभ्यता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है? मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है स्पेसिफिकेशन ऑन डिमांड वालों के लिए है। ऑन डिमांड वालों के लिए ही ये पेपर है पूरी तरह से। अगर जो बच्चे अक्टूबर में तैयारी कर रहे हैं वो भी इसे देख लीजिएगा, मगर याद रखिएगा इसमें से 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ ऑन डिमांड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मगर आपके एग्ज़ाम में नहीं आ सकते, क्योंकि वो डिलीटेड चैप्टर्स में से है। ठीक है, जैसे ऊपर वाला डिलीटेड चैप्टर में से है आपके, और ये वाला भी डिलीटेड चैप्टर से है। ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो लौह युग को मानव सभ्यता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है? यानी कि जो आयरन एज है उसे क्यों सबसे, मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो एक चीज़ याद रखना, एक आग और दूसरा लोहा, इसके आविष्कार ने ना पूरे समाज को, पूरे मानव समाज को बदल के रख दिया। क्योंकि जब आग आई तो आग ने क्या किया, लोगों का मतलब जो हमारे एंशिएंट जो हमारे वो थे ना, हमारे पूर्वज थे, उनको गुफाओं से बाहर आने की शक्ति दी आग ने। ठीक है, और खाने को पकाने की शक्ति दी। ठीक है, तो आग तो हो गया। उसके अलावा आप ये भी देखिए कि
जो आग के अलावा जो वो आया, लोहा आया, लोहे का युग आया, तो लोहे से क्या होने लगा, लोहे ने सबसे ज़्यादा बर्बादी मचाई। बर्बादी इसलिए मचाई क्योंकि आप खुद जानते हैं लोहे के हथियार बनने शुरू हो गए, और उन हथियारों के दम पर एक सभ्यता दूसरे सभ्यता के अंत पे लग गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो है लोह युग की। जब मैं बात करता हूँ तो उसमें 4 योगदान की जब हम बात करेंगे तो पहला तो है कृषि में क्रांति। जाहिर सी बात है, जब लोहा आ गया तो कृषि में क्रांति अपने आप आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले जो फाल थे, है ना, हल जो थे, पहले हल जो थे वो लकड़ियों के थे, मगर अब जो हल है वो किसके हैं, लोहे के। और लोहे के हल जो है वो काफ़ी नीचे तक जा सकते हैं। ठीक है, लकड़ी के हल जो थे वो नीचे तक नहीं जा पाते थे, वो टूट जाते थे। ठीक है, मगर जो लोहे के फॉल है, लोहे का हल है, वो क्या है, वो नीचे तक जा पाते हैं और अधिक गहराई में खोद सकते हैं। और इससे क्या हुआ, इससे कृषि में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई और औजारों से कृषि उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है उद्योगों का विकास। देखो, उसके आने के बाद उद्योगों का विकास इसलिए हुआ क्योंकि लोहे जो है वो पूरे का पूरा क्या है, लोहे पे ही डिपेंड करता है पूरा ट्रेड। ठीक है, पूरा उद्योग हम लोगों को पता है कि पूरा किस पे डिपेंड करता है, अपना उद्योगों पे डिपेंड करता है। ठीक है, उद्योग जो है वो लोहे पे डिपेंड करता है और लोहा ही उद्योगों के विकास का मेन कारण बना। ठीक है, तीसरा है समाज में बदलाव। समाज में जब मैं बदलाव की बात करता हूँ तो सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आए। बहुत सारे परिवर्तन हमें सामाजिक ढांचे में देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर आता है सभ्यता का विस्तार। मानव सभ्यता का विस्तार हुआ। ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा कि मानव सभ्यता का विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ, ये भी हम देखते हैं। ठीक है, ये मानव सभ्यता का विस्तार हुआ। क्लियर, समझ में आ गया। और विस्तार हम जानते हैं किस तरीके से हुआ। राजा महाराजा एक दूसरे को मारने पे लग गए, बड़ी बड़ी सल्तनतों को बनाया उन्होंने सिर्फ लोहे के दम पे। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। देखो, फिर से कह रहा हूँ, देखो छोटी वीडियो बनती है ना जब, तो छोटी वीडियो में तो आप कैसी भी आवाज़ रख लीजिए, मगर जब बड़ी वीडियो होती है 25 मिनट 30 मिनट की, तो ऑब्वियस सी बात है एक टोन पे पूरी आवाज़ नहीं हो सकती है। ठीक है, बट अब आप लोग पुराने हो तो अब आप लोगों को भैया की आवाज़ समझ में आ गई होगी कैसी है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लाइक आवाज़ का प्रॉब्लम रहता है यहाँ पे, फिर भी आप लोगों को कोशिश करते हैं कि बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। फिर भी थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम होती है तो कोई बात नहीं यार, पढ़ने के लिए आए हो आप लोग, है ना। अब ऐसा तो नहीं कि मूवी देखने के लिए आए हो, फिल्म टिकट देकर, है ना, तो फ्री में पढ़ने के लिए आए हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोयले के बीच से हीरा चुनना पड़ेगा। ठीक है, चलो 17th नहीं, उससे पहले 16th क्वेश्चन की बात करेंगे। और 16th क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण में सहायक किन्हीं 4 विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जब मैं खनिज संसाधनों की बात कर रहा हूँ, उसमें 4 विधियों की जब बात कर रहा हूँ भारत में, तो पहला तो खनन नियमों का पालन करना। ठीक है, खनन करते समय पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाएँ। ठीक है, इसके लिए नियमों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा है नए खनिजों की खोज। नए खनिज कौन से होते हैं? नए खनिजों की खोज जो होता है ना, वो होता है कि पुराने खनिज तो आपने दोहन कर दिया, ठीक है, मगर जब नए खनिज आप चुनते हो या मिनरल्स निकालते हो तो अभी सी बात है उसका दोहन कम करना पड़ेगा, चाहे पुराना हो या नया हो। ठीक है, फिर मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो कि इंग्लिश मीडियम है, प्लीज़ भैया आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इंग्लिश मीडियम की PDF ले लिया करें। ठीक है, इंग्लिश मीडियम की PDF वहीं पे मिलेगी आपको, तो आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं, वहाँ से इंग्लिश मीडियम में PDF ले सकते हैं। ठीक है, अगला आता है खनिजों का पुनर्चक्रण। ठीक है, अगला है खनिजों का पुनर्चक्रण। तो खनिजों का पुनर्चक्रण की जब हम बात करते हैं तो क्या है कि खनिजों को ना हम दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं, ये ऐसा हमें करना चाहिए। ठीक है, एंड फिर लास्ट है विकल्पों का उपयोग। जैसे विकल्प भी है, बहुत सारे विकल्प है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया। आज की डेट में हम सब जानते हैं कि हमने सूर्य जो किरण है, सौर ऊर्जा की बात करते हैं, सौर ऊर्जा का यूज़ हमने बहुत कम कर दिया है। ठीक है, पहले कितना सौर ऊर्जा का काम होता था, मगर अब हमने सौर ऊर्जा का कम कर दिया, तो सौर ऊर्जा पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सौर ऊर्जा एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, इसको तो हम रिसाइकल कर ही सकते हैं, आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम दोबारा रिन्यू कर सकते हैं। और सौर ऊर्जा ना ख़त्म होने वाली कभी भी वो संसाधन है जिसका हम यूज़ आगे आने वाले भविष्य में ज़रूर करेंगे, और आप लोगों को उसके लिए पहले ही तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये 4 क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन टफ था थोड़ा, और इसके 4 पॉइंट ये थे। फिर से कह रहा हूँ, टफ आ सकता है पेपर, आसान आ सकता है, वो आपकी किस्मत है, और आपको दोनों तरह के पेपर के लिए तैयार रहना पड़ेगा। समझ में आ गया। चलो 17th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। 17 क्वेश्चन है देखो 17 क्वेश्चन है वायु परिवहन के महत्ता के किन्हीं 4 बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। यानी कि वायु परिवहन मतलब बोले तो जो हवा में ट्रांसपोर्ट होता है, यानी एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में तो मैं 4 पॉइंट बोला है कि 4 महत्वपूर्ण चीज़ें बताइए। इन द सेंस मैं बताऊं
कि वो बोल रहा है कि एयर ट्रांसपोर्ट की नीड क्यों पड़ती है, कोई 4 कारण बताइए, या एयर ट्रांसपोर्ट की है ना ट्रांसपोर्ट की वैल्यू बताइए 4। तो पहला तो समय की बचत होती है, ऑब्वियस सी बात है, वायुयान से आप लंबे से लंबे दूरी को मिनटों में घंटों में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ से ब्रिटेन वगैरह जाना हो तो शायद 2-2.5 घंटे के अंदर पहुँच जाओगे, ठीक है। अगर यहाँ से आपको जैसे लखनऊ जाना है, अब यहाँ से लखनऊ जाओगे 12 घंटे लगेंगे, ट्रेन से 10 घंटे, मगर जब आप वहाँ से यहाँ से मतलब एरोप्लेन बाय एरोप्लेन जाओगे तो 40 मिनट 30 मिनट 30-40 मिनट में पहुँच जाओगे, है ना। समझ में आ गया। तो 30-40 मिनट तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो आपातकाल है ना, ठीक है। तो पहले तो समय की बचत बहुत अच्छी तरह से। दूसरा है आपातकालीन स्थितियों में उपयोग, ठीक है। जैसे आपदाओं के समय में राहत सामग्री पहुंचानी हो, लोगों को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे फॉर एग्जांपल चारों तरफ से कहीं बाढ़ आ चुकी है, ठीक है, लोग बीच में फंसे पड़े हैं, तो अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे जाके बोटिंग करोगे, बोटिंग है ना, बोटिंग तो डूब जाएगी आपकी बाढ़ में, ठीक है। तो उसके लिए क्या काम करेगा, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ काम करेगी, वो है हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर से आपको ऊपर बचाया जा सकता है, ठीक है। कई सारी फिल्में भी बनी है, जैसे केदारनाथ मूवी उनमें से एक है, जहाँ पे आप देखते हो कि हेलीकॉप्टर किस तरीके से क्रैश लोगों की हेल्प करता है, और किस तरीके से वो लास्ट में बाढ़ में जो लोग फंस जाते हैं उनको वो अपलिफ्ट करता है ना, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो तीसरा है पर्यटन को बढ़ावा देना। पर्यटन को बढ़ावा देता है भाई, जाहिर सी बात है ना। आप एक बार बताओ, आप अमेरिका से कोई बंदा यहाँ ताजमहल देखने के लिए आना चाहता है ना, अगर वो हवाई जहाज़ ना हो तो बंदा तो वहाँ से कभी सोच ही नहीं सकता, और आएगा भी तो 40-50 दिन लग जाएंगे उसे आते आते, तब तक तो ताजमहल का भूत भी उतर जाएगा उसके दिमाग से, है ना। इतने में तो वो बंदा 7-8 कंट्री घूम के आ जाएगा 40 मिनट में, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि भाई अब पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, टूरिज़्म को बढ़ावा देते हैं। अंदर लास्ट चीज़, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना, देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये ऑफिस से बात है, देखो 2-4 देश, जो 5 देश हैं उनके बीच में क्या करता है, वो 2 देशों के बीच के संबंधों को मजबूत करता है। आज मोदी जी को जब भी बात करनी होती है तो वो तुरंत एरोप्लेन में बैठते हैं अपना प्राइवेट जेट में, और आराम से 10 मिनट में पहुंच जाते किसी भी कंट्री में, वहाँ जाके उनका स्वागत बढ़िया, है ना। तो कुल मिला के क्या है कि भाई पहले तो है समय की बचत, दूसरा आपातकालीन स्थितियों में उपभोग, अगला पर्यटन को बढ़ावा, और लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना, ठीक है। समझ में आ गया। चलो, सो 18th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। 18th क्वेश्चन हमारे सामने कि जनसंख्या शब्द की परिभाषा दीजिए और जनगणना अभियान का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो देखिए जनसंख्या मतलब क्या होता है। देखो, जनसंख्या किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को कहते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या लिख लोगे आप। जनसंख्या का मतलब होता है कि किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले टोटल लोगों की संख्या। जैसे भारत है, भारत के अंदर टोटल जितने लोग रहते हैं ना, उन सबकी जनसंख्या कहते हैं। जन की संख्या, लोगों की संख्या, ठीक है। और इंग्लिश वालों को पॉपुलेशन बोलते हैं। पॉपुलेशन क्या किसे कहते हैं, ये है क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज़ पॉपुलेशन, ठीक है। चलो, और जनगणना मतलब होता है लोगों की गणना करना, लोगों का, है ना, लोगों को व्यवस्थित रूप से एकत्र करके उसकी गणना करना, ठीक है। एक विशेष समय पर किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में जानकारी एकत्र करने का एक व्यवस्थित तरीका, ठीक है। समझ में आ गया। चलो, तो ये बहुत इजी था 18 क्वेश्चन, जनसंख्या शब्द की परिभाषा और जनगणना अभियान का वर्णन, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये आप मुझसे ले लीजिएगा और उसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, घर पे बैठ के भी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि पेपर में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और ये पूरा एक ग्रुप है जिसके अंदर मैंने कई सारे क्वेश्चन लेकर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहिएगा और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर पेड कोर्स को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो हमारे पेड कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि कम से कम फीस में आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा देता है, नोट्स देता है, और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है आपको, ठीक है। चलिए, सो 19th क्वेश्चन हमारे सामने 19वां कि भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य घटकों की व्याख्या कीजिए। यानी कि भारत के जो सामाजिक संरचना है ना, उसकी मुख्य घटना कौन कौन से हैं, घटक कौन कौन से, यानी कोई भी समाज होता है, चाहे भारत के समाज है, तो उनके अंदर मुख्य चीज़ें कौन कौन सी हैं, मुख्य, है ना। तो मुख्य चीज़ें पहले तो देखिए जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम जो है ना, वो भारत समाज की जो है ना, वो एक रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक प्रमुख घटक रही है, ठीक है। दूसरा रिलीजन, धर्म अलग अलग रहा है, तो धर्म भी एक अलग चीज़ रही है, और उसमें हिंदू धर्म तो भारतीय समाज का प्रमुख धर्म रहा है, ठीक है। परिवार, भारतीय समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली रही है, ठीक है।
यानी कि संयुक्त तो मतलब कि पूरा परिवार एक साथ रहता है, नाना नानी ना, ठीक है। वैसे आपने देखा न्यूक्लियर फैमिली तो अलग अलग मेसोपोटामिया में देखने को मिलती है, मगर हमारे इंडिया में देखते हैं कि भारतीय परिवार एक साथ रहता है, ठीक है। अगला है ग्राम परिवार। भारतीय समाज का मूल आधार जो है ना वो गाँव है, ठीक है। भारतीय समाज का जो मूल अधिकार है, आधार है, बेस है, वो ग्राम रही है, यानी विलेज रही है। तो विलेज से हमारा बहुत पुराना नाता रहा है। ये हम भी जानते हैं कि इंसान शहर में सिर्फ पैसा कमाने आता है, आज भी उसको प्यार अपनी मिट्टी से है, अपने गांव से है, अपने, ठीक है, समझ में गया, अपने लोगों से। चलिए तो 20th क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी, जो कॉर्नर पे मैसेज कर सकते हो आप इस नंबर पे। बाकी आप लोगों को बता दूं ऑन डिमांड का पेपर, जैसा कि मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, बहुत इजी आ रहा है, बता रहे हैं। और इजी इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने बोला कि सर जो भी आपने पढ़ाया था ना आपकी प्रीवियस वीडियो में, उसमें से काफ़ी कंटेंट सेम टू सेम उतरा हुआ है, ठीक है। इसलिए हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई कि एग्ज़ाम को देने की। तो बहुत से बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि ऑन डिमांड का एग्ज़ाम आपके मेन एग्ज़ाम से ज़्यादा आसान आया था, ठीक है। और अगर मेन एग्ज़ाम से ज़्यादा आसान आपका ऑन डिमांड का एग्ज़ाम हो रहा है तो फिर आपके लिए बेस्ट है ऑन डिमांड का एग्ज़ाम, तो आप पास ही कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादातर MCQs आ रहा है, MCQs पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप लोग, ठीक है। MCQ का क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आसान आ रहा है, तो वो तो हो जाएगा, आपका चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर से कह रहा हूँ, किसी भी बच्चे को हवा समझने की ज़रूरत नहीं है, पेपर बहुत ईजी आने वाला है ऑन डिमांड का। अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, समझ में आ गया। और बाकी मेरी वीडियो देख ही लीजिएगा प्रीवियस, लगभग मैं 200 से 250 वीडियो डाल चुका हूँ मैं, ठीक है। और 200 से 250 वीडियो में मैंने ज़्यादातर वीडियो जो है ना, मतलब ज़्यादातर 200 वीडियो जो होंगी वो सारी की सारी सोशल साइंस यानी SST से रिलेट की हैं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। बाकी बच्चों को मैंने बोला हुआ यार, अगर आप लोगों की और किसी में SYC आई है तो आप मुझे पर्सनल या फिर ग्रुप में मैसेज करके बता दीजिए कि सर इस बारे का भी करवाया है ना। जितने ज़्यादा लोग मुझे दिखेंगे कि भाई उस सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्टेड है, अगली वीडियो में उसी सब्जेक्ट के लिए ले आऊँगा, ठीक है। समझ में आ गया। कोई दिक्कत है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। 20वां क्वेश्चन हमारे सामने, किसी देश की जनसंख्या उस देश का वास्तविक संसाधन होती है, कथन का परीक्षण कीजिए। कह रहा है कि किसी भी कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन होती है वो पॉपुलेशन जो होता है वो मेन रिसोर्सेज होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और अगर सहमत है तो दोनों चीज़ बताइए, ठीक है। तो इंग्लिश वालों को मैं बता रहा हूँ कि किसी भी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन जो है वो मेन रिसोर्सेज का काम करती है, और इसका आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट करना है क्लियर, ठीक है। तो चलिए पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं, सकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं। तो उसमें कार्यबल में वृद्धि, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जो जितना बड़ा देश होगा उसके अंदर कार्य करने वाले लोग उतने ही ज़्यादा होंगे, उस देश की वैल्यू अलग ही लेवल पे, बड़े लेवल पे होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर युवाओं की संख्या कितनी ज़्यादा है, इसलिए हमारे युवा जो लोग हैं वो सारे के सारे आप देखो ब्रिटेन से लेकर अमेरिका से लेकर फिनलैंड तक अलग अलग कंट्री में काम करते हुए भारतीय लोग मिल जाएंगे, जो कि हमारे देश के मेन एक्चुअल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है बाज़ार का विस्तार। जब मैं बाज़ार के विस्तार की बात करता हूँ तो आपको पता है कि भाई पॉपुलेशन होगी तो ऑब्वियस सी बात है बाज़ार बड़ा होगा, ठीक है। इंडिया की बात कर लो, इंडिया के अंदर मैकडी से लेकर बर्गर किंग तक हर विदेशी कंपनी आपको भारत में मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है, और मार्केट किससे बनती है? पॉपुलेशन से बनती है, और पॉपुलेशन होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपके देश की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी, है ना। अब हमारे देश की इतनी इंपॉर्टेंट है, आप ये मान लीजिए कि बाहर से जितना भी पैसा आता है वो हमारे इंडिया में ज़्यादातर आता है, ठीक है। पर्यटन से आएगा, टूरिज़्म से, या फिर आप ये देख लीजिए कि बाज़ार का विस्तार, ठीक है। मार्केट इतनी बड़ी बना रखी है हम लोगों ने, ठीक है। अगला है नवाचार और विकास, ठीक है। और जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो उस पॉपुलेशन के लिए नए नए क्या किया जाता है, विचार लाए जाते हैं, और नए नए विकास डेवलपमेंट की बात होती है, ठीक है। पॉपुलेशन है उससे टैक्स बहुत ज़्यादा आएगा, और जब टैक्स आएगा तो गवर्नमेंट भी सोचेगी चलो डेवलपमेंट पर काम कर ही लेते हैं, ठीक है। इसलिए इंडिया एक डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। जब हम बात करते हैं नकारात्मक प्रभाव की, नेगेटिव एस्पेक्ट की, तो जो अब ये भी ऑब्वियसली बात याद रखनी चाहिए हमको कि यहाँ बेरोज़गारी बड़े लेवल पे होती है, ठीक है। अब हमारे इंडिया के अंदर ही देख लो, कम से कम 20 से 30 करोड़ लोग तो बेरोज़गार की श्रेणी में आते ही हैं, ठीक है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो नेगेटिव एस्पेक्ट में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। संसाधनों का अभाव, यानी कि रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है हमें, समझ में आया। और फिर लास्ट है पर्यावरणीय समस्याएं। पर्यावरणीय समस्याएं बोले तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स देखने को हमें मिलती है, ठीक है। संसाधन कम होंगे क्योंकि जब बहुत सारे लोग होंगे तो संसाधन बढ़ जाएंगे, संसाधन बढ़ जाएंगे
तो कुछ लोगों को मिलेंगे संसाधन और कुछ लोगों को नहीं मिलेंगे। जो खरीद सकते हैं उसको मिलेंगे और जो नहीं खरीद सकते संसाधन उनको नहीं मिलेंगे, रिसोर्सेज, है ना। और लास्ट है ऑब्वियस बात है, पर्यावरणीय समस्या भी बहुत ज़्यादा होता है। जब जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ गंदगी ज़्यादा होती है। इस बात से आप सोच लिए, इस कथन को आप समझ लीजिए, जहाँ भीड़ ज़्यादा होगी वहाँ गंदगी होगी। ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि सबको आप समझाने नहीं बैठे कि भाई इसमें समस्याएं मत उत्पन्न करो, यहाँ पर्यावरण को समझाओ, सब नहीं हो सकती, आप भी जानते हैं। ठीक है, तो भारत एक बड़ा देश तो है, मगर दिक्कत यह है कि इसके अंदर नकारात्मक पॉइंट भी, आपको नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ निकलते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हम इस पेपर का सेकंड पार्ट करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, यहीं तक मैंने क्वेश्चन की PDF बनाई थी। ये PDF आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में प्रोवाइड हो जाएगी। आप लोग कॉर्नर में दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और उसके बाद आप मुझसे ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कह सकते हैं, मैं आपको पर्सनल ग्रुप का लिंक शेयर कर दूँ, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आप लोग मुझसे वहाँ पे PDF, वैसे वहाँ पे आपको ग्रुप में PDF मिल ही जाएगी। ठीक है, प्रीवियस PDF। ठीक है, और इन PDF को तैयारी कीजिए PDF से, और ऑब्वियस सी बात है, चाहे अक्टूबर का एग्ज़ाम हो या फिर ऑन डिमांड का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। और बाकी पेड कोर्सेज़ को अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप ऑफलाइन सभी के सभी कहीं ना कहीं पढ़ते ही हैं। ठीक है, जब ऑफलाइन में आप 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये दे सकते हो, तो ऑब्वियस ये बात है ऑनलाइन ट्यूशन में सिर्फ 500 रुपये कोई बड़ी बात तो नहीं है महीने की। ठीक है, और 500 रुपये में भी आपको हर चीज़ मिलती है। ठीक है, मैं खुद आपको बताऊँ, ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूँ, उसमें जो फ़ीस है वो ज़्यादा फ़ीस है, मगर ऑनलाइन फ़ीस कम है। ठीक है, ताकि हर बच्चा हमसे कनेक्ट हो सके। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, तो ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, बक्सर युद्ध के बारे में बात करेंगे हम। जब हम बक्सर युद्ध के बारे में बात करते हैं तो इससे पहले आपको 1757 में प्लासी का वॉर याद होना चाहिए। मैंने कहा था प्लासी का वॉर क्या था, कि जहाँ पे हमने देखा कि बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज़ थे उनके खिलाफ़ लड़ाई शुरू की। मगर क्या हुआ, लड़ाई ज़्यादा समय तक चल नहीं पाई। क्यों? क्योंकि जो मीर कासिम था उनका, मीर जाफ़र जो था, हाँ मीर जाफ़र था, आप एक बार देख लीजिएगा, मीर कासिम है मीर जाफ़र था। तो मीर जाफ़र जो उनका सेनापति था, उसने क्या कर दिया, उसने धोखा दे दिया किसको, सिराजुद्दौला को, और अंग्रेज़ों के साथ मिल गया। इससे क्या हुआ, उसकी सेना ने लड़ाई करने से मना कर दिया और सिराजुद्दौला को अपने घुटनों में बैठ के हार माननी पड़ी। और हार मारने के बाद क्या करते हैं, सिराजुद्दौला को मरवा दिया जाता है। उसके बाद उसको बैठाया जाता है किसको, मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता और अंग्रेज़ समझ जाते हैं कि ये कठपुतली ढंग से काम नहीं कर पाएगी, तो चलो ऐसा करते हैं, इसको हटाते हैं और इसकी जगह पे बैठाते हैं इसके दामाद को। और इसका दामाद कौन था, इसका दामाद था मीर कासिम। ठीक है, तो मीर कासिम को बैठा दिया। अब मीर कासिम को भी समझ में आ गया कि 1764 में, क्योंकि तो 1757 में प्लासी होता है। ठीक है, 1757 में प्लासी का वॉर होता है और 1759 के अंदर मीर जाफ़र जो था वो हट जाता है। ठीक है, और 1759 में मीर जाफ़र की जगह पे मीर कासिम को बैठा दिया जाता है। और अंग्रेज़ों को लगा ये बंदा हमारी कठपुतली की तरह काम करेगा, ये मीर कासिम। मगर मीर कासिम और तेज़ निकला। उसने बोला, एक तो हमारे ज़मीन पे बैठे हो, हमारा टैक्स ले रहे हो, हमारा खा रहे हो, और बाद में हम ही को गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हो, या तो आप हमसे युद्ध कर लो या फिर हमें छोड़ के निकल लो। ठीक है, मगर अंग्रेज़ों ने बोला, जब तुम्हारे दद्दा से नहीं हुआ तो तुमसे क्यों होगा, है ना। जब तुम्हारे दद्दा से नहीं हुआ तो तुम क्या हरा पाओगे हमें। ठीक है, क्योंकि आपको बताऊँ, मीर कासिम वही है जो मीर जाफ़र का दामाद था। ठीक है, जो मीर जाफ़र जिसने गद्दारी की थी सिराजुद्दौला के साथ, अंग्रेज़ों के साथ मिलके। ठीक है, तो वही उसी का दामाद मीर कासिम था। तो उन्होंने बोला, जब ससुर से नहीं हुआ तो तुमसे क्या होगा। ठीक है, और फाइनली क्या होता है कि अंग्रेज़ों द्वारा व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंधों से नाराज़गी पर इन्होंने क्या किया, युद्ध की घोषणा कर दी। और युद्ध होता है 1764 में बक्सर के मैदान में, जहाँ पे भारतीय शासक में बहुत सारे लोग मतलब एक साथ हो गए थे। जैसे अवध का नवाब भी था, मुग़ल बादशाह भी हुआ था, फिर मीर कासिम भी था, और सब ने मिलकर लड़ाई की। फिर भी परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज़ जीत गए और भारत में अंग्रेज़ी शासन का विस्तार हुआ। यानी पूरा बंगाल जो था भारत के अंदर किसके अंडर में चला गया, अंग्रेज़ों के अंडर में चला गया। और इसका महत्व ये रहा कि भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन के सामने आया था, क्योंकि सबको याद रहा था कि ये जो प्लासी और बक्सर का युद्ध था, इसी के कारण आज हमारे देश के अंदर जो अंग्रेज़ है वो इतने पावरफुल हो गए और हम लोग उनके गुलाम के अलावा कुछ नहीं बन पाए। ठीक है, तो ये गुलामी काफ़ी सालों तक चली थी, आप लोगों ने अगर इसके बारे में पढ़ा हो तो। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था, आज का जो वीडियो था वो यहीं तक था। तो आप देख सकते हैं इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए।
ठीक है। मैप लेकर नहीं आ पा रहा मैं जानता हूँ, अब उसमें भी मेरी गलती नहीं है क्योंकि आप खुद जानते हैं अगर मैं मैप लेकर आऊँगा तो सिर्फ मैप ही करा पाऊँगा, मगर जब मैं हम नॉर्मल आते हैं तो हम कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और फिर से कह रहा हूँ किसी भी बच्चे को कोई भी किसी भी तरह का डाउट होता है वो नीचे दिए हुए कॉर्नर वाले नंबर पे मैसेज कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि किसी बच्चे को अगर तक अभी तक सिलेबस नहीं पता था वो लोग हमारी पहली वीडियो यहाँ यानी कि आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो सबसे पहली वीडियो जो है वो हमारी सिलेबस की है, तो आप एक बार एसएसटी का सिलेबस देख लीजिएगा। और मैंने सबका सिलेबस डाल रखा है, हिंदी, होम साइंस, पेंटिंग, सबका सिलेबस डाल रखा है, तो आप एक बार सिलेबस की वीडियो सबकी देख लीजिएगा। ठीक है, और पेड कोर्सेज़ के लिए ज्वाइन करना है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, सिर्फ इतना लिख दीजिए पेड, हम समझ जाएंगे, हम आपसे कॉन्टैक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।